हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BCTQ प्रोग्राम पावर्ड बाय जॉनटेक डिजिटल। जैसा कि आपको पता है, BCTQ प्रोग्राम का जो प्राइम मोटिव है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू बिल्ड करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना और इस तरह से एक मजबूती देना उनको कि आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम में अच्छे स्कोर से और लोगों से लीड करें, अपने कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकें, जिससे कि आपकी जो सिलेक्शन है उसको आप इंश्योर कर सकें। ये इसका प्राइम मोटिव है। इस बार का जो BCTQ प्रोग्राम है उसका मेन फोकस है SSC JEE पे, और SSC JEE में आए हुए प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम ईयरली वाइज लेके आए हैं। ईयर वाइज मतलब जैसे इस वीडियो सेशन में आज हम 2018 में जो पेपर हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो 20 यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा 22 जनवरी 2018 में जो SSC का पेपर हुआ है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। और ये कब हुआ है? 22 जनवरी 2018। एक्चुअली जो सब्जेक्ट है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ पर सर्वेइंग। तो इस बार का जो BCTQ प्रोग्राम है, सबसे पहला पॉइंट है कि सब्जेक्ट वाइज पेपर्स एनालिसिस और उनका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन। दूसरी बात, जो SSC में जो पेपर लिए हैं अभी तक उन सारे पेपर्स का यहाँ सॉल्यूशन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 22 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसकी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया जाएगा आज, मॉर्निंग और इवनिंग। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि SSC किस तरह के क्वेश्चन पूछती है और उनके आंसर हमको कैसे करने हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल फॉर एन एरिया ऑफ ट्राइंगल 195 स्क्वायर किलोमीटर ऑन द अर्थ सरफेस। देखो ये क्या कह रहा है कि जब हम, पहली बात तो ये क्वेश्चन कहाँ से वो समझने की बहुत जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो ये टाइप्स ऑफ सर्वे जैसे हम पढ़ते हैं, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे में हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। ये वहाँ का क्वेश्चन है। और इसमें पूछा है कि जब भी आप प्लेन सर्वे के और जियोडेटिक सर्वे के कॉरस्पॉन्डिंग सर्वे करते हैं तो वहाँ पर कोई भी एक एरिया है जिसका शेप है ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल शेप में। अगर आप प्लेन सर्वे करते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो यहां पर कुछ इस तरह के ट्राइंगल बनेंगे। तो जो ये ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है ये स्फेरिकल ट्राइंगल है। क्या है ये? स्फेरिकल ट्राइंगल। और जो आपको दूसरे कलर में जो ट्राइंगल नजर आ रहा है ये है आपका प्लेन ट्राइंगल, प्लेन ट्राइंगल, ठीक है, प्लेन ट्राइंगल है। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का सम किया जाए तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। ऑब्वियसली स्फेरिकल ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल हैं उनका जो सम आएगा वो प्लेन ट्राइंगल के इंटरनल एंगल के सम से ज्यादा आएगा। और कितना ज्यादा आएगा वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, अगर मैं यहां पर जितने भी स्फेरिकल ट्राइंगल हैं उनके एंगल्स को मैंने A' से डिनोट कर दिया, A', B' और C'। और प्लेन ट्राइंगल के यहाँ पर जो एंगल्स हैं उनको नॉर्मल लेटर A, B और C। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल इन स्फेरिकल ट्राइंगल, दिस इज एंगल A' प्लस B' प्लस C'। डिफरेंस पूछा है, सो माइनस सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स इन ए प्लेन ट्राइंगल, एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C। इन सब का जो डिफरेंस आएगा दैट इज 0 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड अप टू एन एरिया ऑफ 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा ये डिस्क्रिपेंसी भी बढ़ती जाएगी। ये जो एरर है जो आप बता रहे हैं प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के जो इंटरनल एंगल्स का जो सम आ रहा है ट्राइंगल का, उनकी डिस्क्रिपेंसी भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा। लेकिन अप टू एन एरिया ऑफ 195.5 किलोमीटर स्क्वायर यहां तक का जो डिफरेंस आपको आएगा वो आएगा 1 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर C, दैट इज द 1 सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सर्वे का जो पहला टॉपिक है सर्वे, और जहां से हम स्टार्ट करते हैं कितने तरह के सर्वे होते हैं, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। पहला क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको वहां से देखने को मिल जाएगा, उनकी डेफिनेशंस क्या है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं। तो थोड़ा सा हम इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। देखो यहां पर
प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। देखो शॉर्ट ट्रिक्स में अपन इनको लिखते जाएंगे। हम अगर बात करें यहां पर तो प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है या नहीं किया जाता, तो अर्थ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर, अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि जियोडेटिक सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, कंसीडर्ड। पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। यहां पर जिस लाइन का हम सर्वे करेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, जबकि यहां पर जब किसी सर्वे लाइन का हम सर्वे करते हैं तो ये कर्वीलिनियर लाइन बनती है। क्या बनती है? कर्वीलिनियर लाइन। और अगर हम यहां मान के चलें कि अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाए, एक इसकी कॉर्ड लेंथ हो गई जिसको हम मान सकते हैं प्लेन सर्वे से, और दूसरा इसका यहां पर ये आर्क लेंथ हो गई। तो 12 किलोमीटर के लिए अगर कॉर्ड लेंथ 12 किलोमीटर है, 12 जो कॉर्ड लेंथ है वो 12 किलोमीटर है, तो आर्क लेंथ में जो कैलकुलेशन से आएगा वो आएगा आपका 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर लीनियर मेजरमेंट में आपको इस तरह की डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलेगी कि यहां पर 12 किलोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग 1 सेंटीमीटर का आपको यहां पर, या एरर भी बोल सकते हैं या डिस्क्रिपेंसी बोल सकते हैं, एक तरह का आपको देखने को मिलेगा। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेन सर्वे कब तक सूटेबल है या किस एरिया तक सूटेबल है। सो प्लेन सर्वे इज सूटेबल अप टू एन एरिया ऑफ 260 किलोमीटर स्क्वायर, 260 किलोमीटर स्क्वायर तक इसमें कोई सिग्निफिकेंट एरर नहीं आती है, इसलिए हम यहां 260 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा अगर एरिया सर्वे हो रहा है तो हम फिर इसके बाद में जियोडेटिक सर्वे पर ही जाएंगे। एक पॉइंट अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो इंटरनल एंगल के सम का जो डिफरेंस है वो 1 सेकंड आएगा अप टू एन एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न है प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ लाइन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मेकिंग एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ द नॉर्थ इज। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हमको इसको समझना होगा कि क्या कह रहा है। नाउ द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट मेकिंग एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ द नॉर्थ। यहां पर होल सर्कल बियरिंग, सॉरी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहां कहा गया है कि कोई लाइन है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहां पर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एक एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, क्या एंगल बना रही है? थीटा बना रही है। तो इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी? तो देखो क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है हम नॉर्थ या साउथ से मेजर कर सकते हैं किसी भी रोटेशन में, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, बशर्ते कि बस यहां पर हमको ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, तब जाके क्वाड्रेंटल बियरिंग यहां मेजर होती है। तो आप अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई लाइन है और आप इसको मेजर करना चाहते हैं, इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग मेजर करना चाहते हैं, तो आपको बियरिंग या तो नॉर्थ से मेजर करनी है या साउथ से मेजर करनी है। जब हम नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं तो एंगल हमको नॉर्थ से मेजर ही करना पड़ेगा। ये एंगल आ रहा है आपका ये वाला, या फिर हम कह सकते हैं थीटा भी आ रहा है, चलो ठीक है। दूसरा हम साउथ से अगर मेजर करते हैं तो साउथ से ये एंगल आ रहा है। अब इनमें आपको देखना है कि एंगल कौन सा जो है वो आपका 90 के 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, मतलब क्वाड्रेंटल एंगल है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में। तो आपको पता है कि यहां साउथ से जब मेजर कर रहे हैं तो ये एंगल आपका 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। तो यहां इसका मतलब हो गया कि जब लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में होगी तो हम इसको साउथ से मेजर करेंगे, तो साउथ से वेस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा आपका? साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट।
तो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है, बस मैग्नीट्यूड ढूंढना है। ऑप्शन में आपको देखना है साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट कौन कौन सा दे रखा है, तो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट यहाँ केवल एक ही दे रखा है। तो बेसिकली ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। बाकी एंगल और देख लेते हैं कि एंगल कितना आ रहा है यहाँ पर। एंगल को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एंगल जो है वो कितना है, थीटा डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो थीटा में से अगर हम 180 डिग्री माइनस कर देते हैं तो ये रिमेनिंग एंगल रहेगा। तो जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है इस लाइन की वो हो जाएगी आपकी साउथ, थीटा माइनस 180 वेस्ट, ये इसका कंसर्न रहेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वाड्रेंटल बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग जो है वो किस तरह से यूज की जाती है, तो एक बार इनको भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाउ देखो, ये एक रेफरेंस फ्रेम है और इस रेफरेंस फ्रेम में अगर हम बात करें यहां पर, तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं होल सर्कल बियरिंग को नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सॉरी साउथ एंड वेस्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाएगा, साउथ ईस्ट को हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, साउथ वेस्ट को हम फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, एंड नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट को हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो पहले तो हमें होल सर्कल बियरिंग का कंसेप्ट समझना चाहिए। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में हम किसी भी लाइन की बियरिंग को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन से या नॉर्थ एंड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा मेजर करते हैं। तो नॉर्थ एंड से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइन इसमें यहां पर ओ ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये एंगल बना रही है थीटा ए, तो इसकी होल सर्कल बियरिंग हो जाएगी लाइन ओ ए की WCB थीटा ए। ठीक है, इसी तरीके से कोई लाइन है जो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, और नॉर्थ से ये एंगल बना रहा है यहां पर थीटा बी, ये लाइन है OB। तो इसकी जो WCB है होल सर्कल बियरिंग, ये हो जाएगी आपकी थीटा बी। सिमिलरली यहां पर कोई लाइन है और ये लाई कर रही है आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइन है OC, और ये नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा C एंगल बना रही है। तो इसकी जो होल सर्कल बियरिंग है लाइन OC की, वो हो जाएगी थीटा C। क्लियर। इसी तरीके से अगर कोई लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब यहां पर नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है और नॉर्थ से ये एंगल बना रही है थीटा डी, लाइन है OD। तो लाइन OD की जो होल सर्कल बियरिंग है वो हो जाएगी आपकी यहां पर थीटा डी। तो ये है होल सर्कल बियरिंग का कंसेप्ट कि हमेशा आपको नॉर्थ एंड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करनी है लाइन की बियरिंग। अब समझते हैं कि क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम का क्या कंसर्न है। तो देखो यहां पर अब यहां क्वाड्रेंटल बियरिंग का कंसेप्ट देखो क्या होता है। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो सबसे पहली बात तो जो बियरिंग होगी क्वाड्रेंटल सिस्टम में, क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी वो 0 से और 90 डिग्री के बीच में होगी, जबकि होल सर्कल बियरिंग में जो बियरिंग है वो 0 से 360 के बीच में होती है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको मेजर कैसे किया जाएगा। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में किसी भी लाइन की बियरिंग को हम नॉर्थ एंड या साउथ एंड से, दोनों एंड से मेजर कर सकते हैं, बशर्ते एंगल 0 से और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, जो मेजरमेंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी लाइन कि अगर आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग बतानी है तो सबसे पहले उसका क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है और नॉर्थ एंड से और साउथ एंड से वो कितने मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट पे है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइन यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में OA, और साथ में ही मैं यहां पर होल सर्कल बियरिंग को यूज कर रहा हूं, तो OA लाइन की होल सर्कल बियरिंग कितनी है थीटा A।
कहां से मेजर किया, नॉर्थ से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई लाइन है और उसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग बतानी है तो ऑब्वियसली उसको कहां से मेजर किया जाएगा, नॉर्थ से मेजर किया जाएगा। और क्योंकि पता है इसकी होल सर्किल बियरिंग है थीटा ए, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग हो जाएगी ओ ए लाइन की क्यू बी, नॉर्थ थीटा ए ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट बता रहा है और नॉर्थ से इसका डिस्प्लेसमेंट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, थीटा ए। सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर ओबी लाइन की, तो ओबी लाइन जो है ये कहां पर है, ये है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये नॉर्थ के बजाय साउथ से ज्यादा पास में है। मतलब साउथ से जब इसकी बियरिंग मेजर की जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाएगा, तो वो 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा। अदरवाइज नॉर्थ से तो ये 90 से ज्यादा आएगा, तो 90 से ज्यादा तो हमको यूज करना ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है आपकी वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होंगी। अब बात आती है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है और उसकी होल सर्किल बियरिंग है थीटा बी, तो हमको ये एंगल मेजर करना है, ये वाला साउथ से, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा बी। तो इसके लिए जो बियरिंग हो जाएगी, इसकी जो क्वाड्रेंटल बियरिंग हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी साउथ 180 डिग्री थीटा बी इन और ईस्ट साइड, तो साउथ 180 माइनस थीटा बी ईस्ट। सिमिलरली यहां जो लाइन ओसी है, ओसी, इसकी होल सर्किल बियरिंग दे रखी है आपको थीटा सी। ये क्वेश्चन था अभी थोड़ी देर पहले, यही क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था। तो हमको पता है कि इसका जो एंगल है वो कहां से मेजर करना है, हमको साउथ से मेजर करना है। नॉर्थ से मेजर करेंगे तो 90 से ज्यादा आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये एंगल होगा, अगर इसका एंगल ये वाला पूरा दे रखा है आपको कितना, थीटा सी लाइन तक, तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा सी माइनस 180 डिग्री, और इसकी कोई क्यू भी हो जाएगी साउथ थीटा सी माइनस 180 डिग्री वेस्ट। एंड सिमिलरली अगर कोई लाइन आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में है ओडी, और आपको पता है कि ये एंगल, ओवरऑल एंगल कितना है इसका, ओवरऑल एंगल आपका थीटा डी है, और ये एंगल आपको इस बार हम नॉर्थ से मेजर करेंगे, इसको इस बार हम नॉर्थ से मेजर करेंगे, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 360 माइनस यहां पर थीटा डी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है वो हो जाएगा नॉर्थ 360 थीटा डी ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट है इसका, सॉरी नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा नॉर्थ 360 माइनस थीटा डी वेस्ट। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को यूज करके आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए ज़्यादा इसमें परेशान होने की भी बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है एक बार पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल, लार्जेस्ट स्केल कौन सा है ये पूछा है। देखिए लार्जेस्ट स्केल के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक जो है वो ये है कि आप किसी भी स्केल के आरएफ को चेक कीजिए। और आरएफ एक्चुअली क्या होता है, आरएफ होता है जो आपको इंजीनियर्स स्केल दिया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। ये स्केल को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। स्केल का मतलब होता है कि आपको अगर किसी ग्राउंड डिस्टेंस को मैप पर डिपिक्ट करना है तो आप उसकी लेंथ को, उसके जो प्लॉटिंग साइज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर रेशो से, और उस रेशो को हम बोलते हैं स्केल ऑफ मैप। तो यहां पर जैसे कहा कि जो ग्राउंड डिस्टेंस 5 मीटर है उसको हम मैप पे 1 सेंटीमीटर से डिनोट करेंगे। ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, स्केल का, और इसको बोलते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। वैसे ही हम स्केल को हम आरएफ की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो अगर मैं यहां स्केल की डेफिनेशन लिखूं सबसे पहले, तो स्केल की डेफिनेशन होती है मैप डिस्टेंस, इट इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। इसी मैप डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस कौन सी है, इसके रेशियो को हम बोलेंगे स्केल, ठीक है। ये हुआ स्केल आपका। अब ये जो तरीका है स्केल को रिप्रेजेंट करने का, इसको हम बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। इसको हम बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। आरएफ का मतलब होता है ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, यहां रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अगर हम यहां मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस को सेम यूनिट में पुट कर दें,
मतलब हमको स्केल को यूनिट फ्री बना देना है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, तो मैंने लिख दिया 1, मैप डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और ग्राउंड डिस्टेंस है 5 मीटर। मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में। तो ये है RF, और इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जितने भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो RF की फॉर्म में दे रखे हैं। अब कौन सा स्केल बड़ा है कौन सा स्केल छोटा है, उसके लिए बस आपको RF की वैल्यू को देखना है। जैसे जैसे RF की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे RF की वैल्यू बढ़ेगी, साइज ऑफ स्केल भी बढ़ेगा, साइज ऑफ स्केल भी बढ़ेगा, स्केल की साइज भी बढ़ेगी। तो इन सब में RF की वैल्यू मैक्सिमम कौन सी है, देखो यहाँ पर 1/500, 1/1000, 1/2500 एंड 1/50,000। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो वैल्यू है, आपको केवल डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं देखनी है, कहीं इनको देखने लग जाओ तो जो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। आपको ओवरऑल वैल्यू देखनी है 1/500, 1/1000। तो 1/500 और 1/1000 में से 1/500 ज्यादा है। तो इन सब में से जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी द लार्जेस्ट स्केल, और ऑप्शन जो है ए वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इन क्यूबिक मीटर यूजिंग ट्रेपेजोइडल मेथड। इसमें कौन सा मेथड यूज करना है अपने को? ट्रेपेजोइडल मेथड। If the cross section area of 3 section of an embankment at an interval of 30 meter are 20 square meter, 40 square meter and 50 square meter। एक embankment दे रखा है और उसके इंटरवल पे सेक्शंस दे रखे हैं और आपको पूछा है वॉल्यूम। तो ऑर्डिनेट्स जो हैं वो ऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से दे रखे हैं, जैसे एरिया ऑर्डिनेट ये दे रखा है 20, 40 और 50। तो ट्रेपेजोइडल फार्मूला आपको लगाना है। सिंपल सेगमेंटल फार्मूला भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो हम इसमें डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे। और बेसिकली क्या होता है, देखो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम के लिए इंटरवल दे रखा है आपको यहाँ पर D, और एरिया ऑर्डिनेट दे रखे हैं A0, A1 और A2। ठीक है, A0, A1, A2। तो सिंपल अगर इसमें कैलकुलेशन करें हम तो क्या हो जाएगा, देखो D इंटू फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट का एवरेज, तो A0 प्लस A2/2 प्लस मिड ऑर्डिनेट्स A1। तो जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर इंटरवल है 30 मीटर। देन आफ्टर यहाँ जो दे रखा है 20 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 प्लस 40, 70 और ये हो जाएगा 35। तो 30 यहाँ आ रहा है 35 प्लस 40, तो 30 इंटू 75। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 5, 21, 22, 0 सॉरी 23, 2250 क्यूबिक मीटर। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ जाएगा 2250 क्यूबिक मीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रेपेजोइडल मेथड कैसे यूज किया जाता है एक बार इसको समझ लेते हैं। जब भी आपके पास कोई इरेगुलर बाउंड्रीज का कोई एरिया है या वॉल्यूम है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट दिस इज द एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसको आपको कैलकुलेट करना है। बाउंड्री इरेगुलर है इसकी, तो यहाँ पर कुछ ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। लेट दिस इज O1, O2, O3 एंड सो ऑन ON। ठीक है, इनके बीच की जो इंटरवल दे रखी है वो है D। इस तरह से सबका जो इंटरवल है वो D दे रखा है। अब आपको यहाँ पर ट्रेपेजोइडल फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ लीनियर वेरिएशन यूज करते हैं। कौन सा वेरिएशन यूज करते हैं? लीनियर। तो एक सेगमेंटल एरिया हो जाएगा आपका ट्रेपेजोइडल फार्मूले से, जो इस सेगमेंट का एरिया A1, इस सेगमेंट का एरिया A2, इस सेगमेंट का इस तरह से A3 एंड सो ऑन। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नाउ A1 क्या हो जाएगा? O1 प्लस O2/2 इंटू D। ठीक है, O1 प्लस O2/2 इंटू D।
ये सेगमेंटल एरिया हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे फॉर्म में लगाइए तो O2 प्लस O3/2 इंटू डी, ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट वाले ऑर्डिनेट को अगर आप देखोगे तो ON-1 प्लस ON/2 इंटू डी। तो पहली बात तो डी सब में से कॉमन आ रहा है, यहां पर डी सब में से कॉमन आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डिनेट में रह जाएगा O1/2 प्लस O2/2 O2/2 तो O2, O3/2 O3/2 तो O3 एंड सो ऑन। और लास्ट में रह जाएगा आपका ON/2। तो इसका मतलब यहां देखेंगे तो D इंटू फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट का एवरेज इंटू जितने भी और रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स हैं उनको डायरेक्टली ऐड करके फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो इसी फॉर्मूले को मैंने यहां पर यूज किया है। बस यहां पर ऑर्डिनेट दे रखे हैं, वो आपको एरिया ऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो एरिया इंटू इंटरवल करेंगे तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इन फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब एरिया वॉल्यूम मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है which one is the correct order of the tapes based on their accuracy। देखिए कई तरह की टेप्स पढ़ते हैं आप, क्लोज एंड लीलन टेप, उसके बाद में आप मेटालिक टेप पढ़ते हैं, स्टील टेप पढ़ते हैं, इनवार टेप पढ़ते हैं। तो इनवार टेप जो है वो हाईएस्ट एक्यूरेट है, मतलब मोस्ट प्रिसाइज है वो। उसमें इनवार एक अलॉय होता है जिसमें स्टील और निकल होता है। स्टील का यहाँ 64% होता है और निकल का यहाँ 36% होता है इनवार के केस में। इनवार बहुत इंपॉर्टेंट है और इनवार के रेस्पेक्ट में कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे इनवार होता क्या है। तो इनवार इज एन अलॉय ऑफ स्टील एंड निकल। यहाँ स्टील होता है 64% और स्टील होता है 64% और निकल होता है 36%, ठीक है। इस इनवार का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है, इसलिए इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ये मोस्ट प्रिसाइज होती है। मोस्ट प्रिसाइज होती है, इसलिए इसको बेस लाइन के मेजरमेंट में भी यूज किया जाता है। क्योंकि जब हम ट्रायंगुलेशन करते हैं तो ट्रायंगुलेशन में एक बेस लाइन होती है और इस बेस लाइन को हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाता है, इसलिए इसमें मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे और उसका नाम है इनवार टेप। तो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी है वो है इनवार टेप की, ठीक है। उसके बाद स्टील टेप की, देन मेटालिक टेप और उसके बाद लीलन टेप। तो करेक्ट सीक्वेंस जो होगा वो किसका होगा यहाँ पर, इनवार, स्टील, मेटालिक एंड लीलन टेप्स का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मॉर्निंग शिफ्ट में आया है 22 जनवरी को। Now, in the leveling between 2 points A and B on the opposite sides of a pond, the level is first set up near the point A and the staff reading on A and B are respectively 2.5 and 2. Then the level is moved and set near the point B and the staff reading on point A and B 1.2 and 1.7 respectively. Calculate the difference of height between the 2 points A and B. तो हमारे एक बात समझ में आ रही है कि इसमें जैसे लेवलिंग कर रहा है, पॉन्ड है और इस पॉन्ड के दोनों किनारों पे इसने कहा है बिटवीन ए एंड बी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पॉन्ड। तो पॉन्ड के ये अपोजिट साइड पे हैं, ए और बी। ए और बी जो हैं ये पॉन्ड के अपोजिट साइड पे हैं। एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट किया है ए के पास में और एक बार बी के पास में किया है, तो हमें इससे एक आइडिया लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये रेसिप्रोकल लेवलिंग का है। किसका है? रेसिप्रोकल लेवलिंग का। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग के जो डेटा है उसको पहले हम अच्छे से लिखेंगे। इसमें क्या है देखो, तो पहला जो सेगमेंट है इसमें होगा आपका इंस्ट्रूमेंट इज एट स्टेशन ए एंड बी, ठीक है। सॉरी, यहां पर स्टाफ रीडिंग लिखेंगे, स्टाफ रीडिंग, और कहां पर? ए और बी पर। और इंस्ट्रूमेंट इज एट, इसको हम यहां देखेंगे ए एंड बी। तो जब ए और बी पर था
तो स्टाफ रीडिंग है ए बी के रेस्पेक्टिवली 2.5 एंड 2, 2.5 एंड 2। और जब इंस्ट्रूमेंट बी पर था तो ए और बी पर रेस्पेक्टिवली जो रीडिंग्स है वो 1.2 एंड 1.7, 1.2 एंड 1.7। ये एक सिंपल सा इसका टेबल फॉर्म है। पहले इसको बनाया करें क्योंकि क्वेश्चन करने में बहुत आसान है लेकिन इसमें गलती भी कर सकते हैं, तो पहले इस तरह से इनको बनाएं। दिस इज एच ए एंड दिस इज एच बी, दिस इज एच डैश ए एंड दिस इज एच डैश बी। तो जो डिफरेंस ऑफ एलिवेशन होता है एच इज इक्वल टू एच ए माइनस एच बी, एच ए माइनस एच बी प्लस एच ए डैश माइनस एच बी डैश, इन दोनों के डिफरेंस का एवरेज। ठीक है, तो यहां पर 2.5 माइनस 2 प्लस 1.2 माइनस 1.7 डिवाइड बाय 2, यहां से बचेगा 0.5 और यहां से बचेगा माइनस 0.5 डिवाइड बाय 2। तो जो करेक्ट आंसर है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर कोई भी एलिवेशन डिफरेंस नहीं आ रहा एज पर द डेटा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the combined correction for the curvature and refraction in meter for a distance of 2 किलोमीटर। तो हमको यहाँ combined correction देखना है, तो देखते हैं इस बार क्या आंसर आता है इसका। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें कर्वेचर, रिफ्रैक्शन इनका कंसेप्ट लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। ठीक है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें इसी सरफेस से अगर हम रीडिंग ले रहे हैं और यहाँ पर कोई पॉइंट है उस पर अगर हम रीडिंग लेते हैं तो बेसिकली इसके बराबर ही आनी चाहिए थी, दोनों सेम लेवल सरफेस पे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग आ रहा है। किसकी वजह से है? ये कर्वेचर की वजह से, इसको हम बोलते हैं कर्वेचर। ठीक है, तो ये स्टाफ लगाया हुआ है और फिर भी रीडिंग पड़ रहा है, दिस इज द कर्वेचर करेक्शन। पॉइंट ए और बी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो d किलोमीटर है। क्या है वो? d किलोमीटर। तो यहां पर कर्वेचर करेक्शन जो होगा दैट इज माइनस, स्टाफ रीडिंग जो है वो बढ़ के आ रही है, उसको कम करना पड़ेगा, तो हमको माइनस करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, एंड d स्क्वायर बाय 2r, d स्क्वायर बाय 2r। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर d की वैल्यू हमको किलोमीटर में पुट करनी है और r की वैल्यू जो है हमको रेडियस 6370 इसमें कंसीडर करना है। और जब जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 0.0785। क्या आएगा यहाँ पर? 0 माइनस 0.0785 d स्क्वायर। और d जो है वो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है इन किलोमीटर। किस में पुट करनी है? स्पेशली ध्यान रखेंगे किलोमीटर में। और जो करेक्शन आएगा आपका वो आएगा आपका मीटर में। देखिए ज़्यादा डिटेल या डेरिवेशन में नहीं जा रहा मैं, आपको केवल हिंट दे रहा हूं जिससे कि आपको आइडिया रहे। इसी तरीके से रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइन ऑफ साइट है वो अपनी ट्रू पोजीशन से नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, तो कम रीडिंग पड़ती है, तो इसलिए हमको ऐसा करेक्शन अप्लाई करना है जिससे रीडिंग बढ़ के आए। और ये होता है प्लस 1/7 ऑफ cc, 1/7 ऑफ cc। तो इसकी जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/7 d स्क्वायर बाय 2r। तो d स्क्वायर बाय 2r की वैल्यू अभी हमने इसमें पुट की है 0.0785785। इसी तरीके से जब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये आएगा प्लस 0.0112 d स्क्वायर। वही कंसेप्ट है, d किलोमीटर में डिस्टेंस, पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, और CR हो जाएगा यहाँ पर मीटर में। अब अगर इन दोनों को कंबाइंडली लिखा जाए तो कंबाइंड करेक्शन इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय 2r माइनस का प्लस का 1/7 इंटू d स्क्वायर बाय 2r। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 6/7 d स्क्वायर बाय 2r। और जब d स्क्वायर बाय 2r की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो इसका आंसर जो आएगा आपका 0.0673। कितना आएगा यहाँ पर? 0.0673 d स्क्वायर माइनस में रहेगा और ये हो जाएगा आपका किलोमीटर में, और करेक्शन आएगा आपका
मीटर में। तो ये है इसके बीच की कहानी। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसमें डिस्टेंस दे रखी है 2, डिस्टेंस कितनी दे रखी है और साइन का कोई कंसर्न नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा है। तो 0.067 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार इसका आंसर चेक करते हैं, देखिए क्या आता है। 0.0673 3 और लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू 4, तो यहाँ आएगा 0.269। तो चलिए देखते हैं एक बार इसका आंसर आ रहा है 0.269 मीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर सी। तो बहुत ही आसान से कंसेप्ट हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस, जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ से नहीं है, केवल आपको अपने बेसिक्स पे कमांड करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है which one is the correct sequence for temporary adjustment of a theodolite। थियोडोलाइट के टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जब भी हम थियोडोलाइट का टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम उसको ग्राउंड पॉइंट पे फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद में उसकी सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग करने के बाद में लेबलिंग और उसके बाद फोकसिंग। ये इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट का सीक्वेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग दे रखी है, सेटिंग, देन सेंटरिंग, लेबलिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, पैरेलैक्स को रिमूव करना, जिससे हम फोकस करके हम आई से या ऑब्जेक्ट लेंस से फोकस करके हम यहाँ पर इसको पैरेलैक्स को क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। In transit theodolite, the line of sight can be reversed by revolving the telescope through। देखो, ट्रांजिटिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिंग का मतलब होता है टेलीस्कोप, जो थियोडोलाइट की टेलीस्कोप है उसको वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री से रोटेट करना, 180 डिग्री से रोटेट करना, वर्टिकल प्लेन में 180 डिग्री। ध्यान रखेंगे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे ट्रांजिटिंग क्या होता है, तो थियोडोलाइट की टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना थ्रू दी 180 डिग्री इज नॉन एज ट्रांजिटिंग। स्विंगिंग क्या होती है? स्विंगिंग का मतलब होता है थियोडोलाइट की टेलीस्कोप को या थियोडोलाइट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करना स्विंगिंग कहलाता है। तो इस तरह की डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है। देखिए, थियोडोलाइट में थियोडोलाइट का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, उसके लीस्ट काउंट, ठीक है, उसमें और क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट क्या करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट थियोडोलाइट की जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लाइंस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 3-4 टॉपिक पे अगर आप बात करोगे तो ऑटोमेटिकली वहां से आप कंप्लीट थियोडोलाइट का बिल्कुल कवरेज ले सकते हैं। और थियोडोलाइट की डिटेल वीडियो के लिए आप मेरे अकॉर्डिंग या मैंने ही वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। बहुत विजुअल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश की है, तो आप उसको देख सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो रिवर्सिंग पूछी है वो है 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेन टेबल का जब हम डिस्कशन करते हैं प्लेन टेबल, तो इसके कुछ मेथड्स हैं, प्लेन टेबलिंग के कुछ मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहला जो मेथड है वो रेडिएशन मेथड, रेडिएशन। दूसरा है इंटरसेक्शन मेथड। नेक्स्ट है आपका ट्रावर्सिंग, एंड देन रिसेक्शन, ठीक है। तो रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन मेथड जो है ये ऑब्जेक्ट डिटेल को या ऑब्जेक्ट की डिटेल को प्लॉट करने के लिए आपके काम आएगा, डिटेल ऑफ ऑब्जेक्ट। और ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन मेथड जो हैं ये प्लेन टेबल स्टेशन को लोकेट करने के काम आते हैं। तो यहां आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल द्वारा ऑक्यूपाई किए गए स्टेशन को रीलोकेट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? तो ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन। तो यहां देखो बोथ रिसेक्शन एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन तो ऑब्जेक्ट डिटेल के लिए होता है,
इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट डिटेल के लिए होता है, रेडिएशन ऑब्जेक्ट डिटेल, और 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो है ये आपका इस रिसेक्शन का ही एक और मेथड है। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है। तो पहला कि ये रिसेक्शन के दो मेथड हैं और ये दोनों ओरिएंटेशन में काम करते हैं। किसमें? प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने के लिए, प्रीवियस ओरिएंटेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन में आएगा 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम आर एसोसिएट विथ, फर्स्ट ऑप्शन में रिसेक्शन, दूसरे ऑप्शन में रिसेक्शन एज वेल एज ओरिएंटेशन। तो जो करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट करेक्ट आंसर, वो होगा आपका रिसेक्शन एज वेल एज ओरिएंटेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, इसलिए इस जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्टेशन के लिए कौन सा होगा, तो वो है आपका 2 पॉइंट प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of error is represented by a closed traverse if the algebraic sum of latitude of all lines is 0। देखिए एक क्लोज ट्रैवर्स के लिए क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लोज ट्रैवर्स की अगर सभी लाइंस के लैटिट्यूड का जो सम है वो 0 है तो इसका मतलब उसमें कोई एरर नहीं है, किसी भी तरह का क्लोजिंग एरर नहीं है, लाइन इज 0। उनके डिपार्चर्स का अगर जो सम है, अर्थमेटिक सम जो है, अगर वो 0 आ रहा है तो किसी तरह का इसमें एरर नहीं है। उसके इंटरनल एंगल का जो सम है वो होना चाहिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। इसी तरीके से एक्सटर्नल एंगल का जो सम आएगा वो आएगा 2n+4 इंटू 90 डिग्री, और वहां n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स। एंड लास्ट वन, डिफ्लेक्शन एंगल का जो सम होगा, ऑल डिफ्लेक्शन एंगल का, वो होना चाहिए यहां पर 360 डिग्री। तो ये क्लोज ट्रैवर्स की 5 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टीज में से अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि लैटिट्यूड जितनी भी लाइन से उन सभी के लैटिट्यूड्स को ऐड किया जाए तो आंसर आ रहा है यहाँ पर 0, उनमें किसी भी तरह की एरर नहीं है। तो कंपनसेटिंग एरर, नेगेटिव एरर, नो एरर और पॉजिटिव एरर, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका नो एरर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एनी स्टेशन इज इक्वल टू। तो फोर बियरिंग क्या होता है और बैक बियरिंग क्या होता है, पहले वो समझना जरूरी है। फॉर ए लाइन, अगर कोई लाइन है तो ये है इसकी सर्वे की डायरेक्शन A to B, ठीक है, ये A है और ये B है। अब इस लाइन की 4 बियरिंग, तो एक लाइन के लिए 2 बियरिंग होती है। A जो है इसका फॉरवर्ड स्टेशन है और B जो है इसका बैकवर्ड स्टेशन है, क्योंकि सर्वे की जो डायरेक्शन है वो A to B है। नाउ अगर हम फॉरवर्ड स्टेशन पर इसकी बियरिंग मेजर करते हैं तो जो बियरिंग आएगी दैट इज 4 बियरिंग। ये है आपकी इसकी 4 बियरिंग। If bearing is measured in the direction of survey work, then bearing of line is known as forward bearing. And अगर हम इसकी bearing को backward, ये इसका जो फर्स्ट स्टेशन है और ये सेकंड स्टेशन, तो यहां पर सेकंड स्टेशन या फॉरवर्ड स्टेशन से अगर हम बियरिंग मेजर करें तो हम इसको बोलेंगे बैक बियरिंग। क्या बोलेंगे? बैक बियरिंग। इफ bearing of a line is measured in the opposite direction of survey work is known as back bearing of the line। तो यहां पर आपसे पूछा है कि भैया इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, ये बियरिंग जो है आपकी 4 बियरिंग होगी। अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड करें तो बैक बियरिंग माइनस 4 बियरिंग जब करेंगे, और अगर ये स्टेशन ए और बी इनमें किसी भी तरह का लोकल अट्रैक्शन नहीं है, तो इनका जो ट्रू डिफरेंस आएगा वो एग्जैक्टली कितना आएगा, यहाँ पर चलो ऑप्शन तो पढ़ें एक बार। एक्सटर्नल एंगल, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल, राइट एंगल। द डिफरेंस बिटवीन 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एनी स्टेशन इज इक्वल टू, ओके। तो ये तो लाइन के लिए कहानी थी। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर हम ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़ा है लेकिन केवल एक लाइन के लिए समझ बैठे हैं, बट अब इसमें जो दे रखा है वो स्टेशन के लिए दे रखा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ फोकस्ड रहना होगा। अगर यहाँ गलती से ऑप्शन दे दिया होता 180 डिग्री तो बहुत जल्दी में ये भी टिक हो सकता था, क्योंकि इनका जो डिफरेंस आ रहा है 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का, किसी लाइन के लिए वो 180 डिग्री आएगा, लेकिन यहाँ एक स्टेशन के लिए दे रखा है। तो देखो यहाँ पर
अब किसी स्टेशन पे आके, जैसे ये स्टेशन है, इस पे दो लाइन आके मिलेंगी, ठीक है, ये दो लाइन आके मिलेंगी, एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है बी सी। तो इसकी फोर बियरिंग, जैसे ये लाइन है ए बी लाइन की, यहां पर हम कहेंगे कि ये ए बी लाइन की बैक बियरिंग हो गई, और ये जो लाइन है बी सी लाइन के लिए फोर बियरिंग हो गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका ये एंगल, ये एंगल। तो ये तो हो गया इंटरनल एंगल, बट डिपेंड करता है कि जो ट्रेवर्सिंग है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहें यहाँ पर पॉइंट ए है ये, और इसकी डायरेक्शन है, ट्रेवर्सिंग की डायरेक्शन हो गई यहाँ पर ए बी और सी। तो इस बार जो फोर बियरिंग है वो देखें, लाइन यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शन है आपकी बार ये वाली, तो इसके लिए अगर हम जाएं तो ये हो जाएगी आपकी इसकी लाइन ए बी की बैक बियरिंग, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो हो जाएगा ये लाइन बियरिंग फोर बियरिंग। तो इन दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे वो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ इंटरनल एंगल आ जाएगा इसी तरीके से। तो केवल इंटरनल एंगल। एक्सटर्नल एंगल कैसे आएगा यहाँ पर, अगर आप इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करें तो यहाँ पर ए बी और सी। नाउ ये जो है ये एंगल हो गया आपका बी सी लाइन का फोर बियरिंग, और ये जो एंगल है ये ए बी लाइन की बैक बियरिंग। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आएगा ये एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस आएगा। देखो यहाँ से लेके ये एंगल आएगा इसमें, ठीक है। तो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। अब यहाँ पर दे रखा है एक्सटर्नल एंगल, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, इंटरनल एंगल और राइट एंगल। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग वो एंगल क्या आएगा, एक्सटर्नल आ सकता है या फिर इंटरनल भी आ सकता है। नाउ which one of the following statement is correct when the theodolite is properly adjusted? अगर theodolite properly adjust है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आंसर करेंगे। तो देखो horizontal line passes through the center of the horizontal circle। देखो horizontal circle ये है, पहले हमें कुछ फंडामेंटल लाइंस बना देता हूं आपको यहाँ पे। ये वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये ट्यूनियन एक्सिस है, और ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। नीचे होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, और यहां पर ये प्लेट लेवल एक्सिस है। दो एक्सिस होती हैं, दो प्लेट लेवल होते हैं, और दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और यहां पर वर्टिकल एक्सिस जो है इन प्लेट लेवल एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है। तो इनके बीच में एंगल बन रहा है यहां पर 90 डिग्री। वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एंगल के बीच में, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो ट्यूनियन एक्सिस है जिस पर थियोडोलाइट जो है, टेलीस्कोप जो है रोटेट होती है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये लाइन ऑफ साइट, ये वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, एंड ये प्लेट लेवल एक्सिस। तो इसने पहला स्टेटमेंट जो कहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल से पास होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। टेंजेंट टू प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो जो यहां पर एक प्लेट लेवल एक्सिस भी होती है, तो ये तो प्लेट लेवल एक्सिस है, और ये बात कर रहा है यहां पर टेंजेंट टू प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो यहां पर जो कंसर्न है वो प्लेट बबल ट्यूब का है, प्लेट लेवल का है।
तो इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में हम बोले तो ये पैरेलल होनी चाहिए, नॉट मस्ट बी परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे क्या होनी चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, एक प्लेट लेवल ऐसी हो गई और एक प्लेट लेवल ऐसी हो गई, तो इनके बीच में ये जो प्लेट है हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए ना। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। टेंजेंट टू प्लेट बबल, टेंजेंट टू प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। प्लेट बबल जो या प्लेट लेवल जो है इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये ऑप्शन सही जा रहा है। वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कल, और यहां पर होता है एक वर्टिकल सर्कल, तो वर्टिकल लाइन जो है वो इसके सेंटर से पास नहीं होता है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो यहां पर ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंजेंट टू प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। जो प्लेट बबल है उसका जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस तरह की फंडामेंटल लाइंस को आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ which of the following test is used to make horizontal axis perpendicular to the vertical axis? थियोडोलाइट का ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और इसका आंसर जो है स्पायर टेस्ट। स्पायर टेस्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को एडजस्ट करने के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जिससे ये वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर बन जाए या आ जाए। नेक्स्ट, फॉर more precise prediction of the terrain relief the contour interval should be। ये कंटूरिंग का क्वेश्चन है, और कहा गया है कि अगर आपको जो टेरेन है उस टेरेन के, अगर आप जो ग्राउंड है उसके टेरेन का अगर आपको टाइप पता लगाना है मोस्ट प्रिसाइजली, जैसा वो है वैसा का वैसा ही आप फाइंड आउट करना चाहते हैं मैप पे, तो उसके लिए हमको कंटूर इंटरवल को बहुत कम रखना पड़ेगा, तब जाके हम बिल्कुल एक एक्चुअल या प्रिसाइज टेरेन का हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसलिए बी स्मॉलर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली यहाँ पर जो कंटूर इंटरवल है वो क्या होता है, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए कंटूर लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये हिल है और हिल के लिए मैंने कंटूर लाइंस ड्रॉ की हैं, तो फर्स्ट जो लाइन है वो इस तरह से ये वाली लाइन थी। अब ये 100 मीटर है, तो सेकंड लाइन जो है वो ये लेट दिस इज ये आपकी 120 मीटर पे है। तो इन दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइंस के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रही है, वर्टिकल इंटरवल आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कंटूर इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको हम? कंटूर इंटरवल। दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर लाइंस के बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस होता है, एलिवेशन डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं हम कंटूर इंटरवल। चलिए, नाउ द एरिया इंक्लूडेड बाय कंटूर लाइंस फॉर ए प्रपोज्ड डैम आर गिवन एज कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ डैम बाय ट्रेपेजोइडल मेथड। देखिए फिर से यही क्वेश्चन है, एरिया वॉल्यूम मेजरमेंट से दोबारा सेकंड, वो फर्स्ट इनिंग में पूछा था, ये सेकंड इनिंग में पूछा है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंस समझनी होगी हमको कि किस किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नाउ तो यही फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम पूछा है अपने को यहाँ पे, वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटरवल डी इनटू फर्स्ट ऑर्डिनेट, लास्ट ऑर्डिनेट का एवरेज एंड रिमेनिंग जितने भी है। तो ये हो गया आपका O1 और ये हो गया O2, O3, O4 एंड O5। तो एरिया ऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया O1 प्लस O5 एंड रिमेनिंग जितने भी है O2 प्लस O3 प्लस O4। हेक्टेयर में दे रखें, तो यहाँ पर 10⁴ से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। सारे ऑर्डिनेट्स आपको हेक्टर में दे रखें, तो 205 प्लस 135 डिवाइड बाई 2, और इंटरवल देखो कंटूर लेवल दे रखा है इनका 410 420, तो मतलब 10 का इंटरवल है इसमें। नाउ एंड रिमेनिंग जितने भी हैं यहाँ पर 120, 145 और 95, सबको सॉल्व करके देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। और 10⁴ इसमें मल्टीप्लाई करके रखना है, क्योंकि ये है पावर 4 में। तो देखिए एक बार इसको सॉल्व करें आप भी साथ साथ। $170 इसका एवरेज होगा, प्लस 120
145 प्लस 95 530 इंटू और 530 और 10⁻⁴ 530 एंड 10⁻⁴ 5, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए यहाँ पर इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते बस आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। और इसी तरह की वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रांग होते जाएंगे, क्योंकि इन वीडियोस से आपको पता लगेगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है और किस तरह से उनको अच्छे से रीड करना है। जहां मिस्टेक हो सकती है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह की वीडियोस से। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस्टिमेटिंग द करेक्ट एरिया फ्रॉम ए मैप ऑफ श्रंक फैक्टर। देखो, जब आप श्रंक स्केल का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो श्रंक फैक्टर क्या होता है? श्रंक फैक्टर F इज इक्वल टू श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, दिस इज द श्रंकेज फैक्टर। और अगर इस श्रंकेज फैक्टर को आपको करेक्ट एरिया फाइंड आउट करना है, तो फॉर एग्जांपल आपको एरिया दे रखा है, कोई मेजर्ड एरिया दे रखा है ए इन मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मैप पे एरिया दे रखा है, ये आपको किसी श्रंक मैप पे ये एरिया है और आपने मेजर कर रखा है इसको कि भैया ये ए सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। श्रंकेज फैक्टर आपको पता लग गया एफ है। नाउ इस श्रंकेज फैक्टर से हमको ओरिजिनल स्केल फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नाउ श्रंक स्केल, क्योंकि मैप पे केवल क्या लिखा होगा, ये मैप है, ये मैप श्रंक हो चुका है, एक तरह से इस तरह का श्रंक हो चुका है, काफी दिन पुराना है, और इस पर एक स्केल लिखा हुआ है, इस पर एक एरिया बना हुआ है, और इस एरिया का जो मेजरमेंट है वो स्मॉल ए है। मेजर्ड एरिया आपको पता है, यहाँ पर करेक्ट एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें जो स्केल लिखा हुआ है वो स्केल अब इसके काम का नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो स्केल है, ये काम का क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैप श्रंक हो चुका है, और वो जो स्केल लिखा हुआ है वो विदाउट श्रंकिंग लिखा हुआ है, पहले का स्केल लिखा हुआ है। तो लेट दिस इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू S0, ओरिजिनल स्केल लिखा हुआ है। तो पहले हमको इस स्केल में या इस मैप के लिए यूज होने वाले स्केल को मेजर करना होगा, और वो मेजर होगा श्रंकेज फैक्टर से। तो श्रंक स्केल इज इक्वल टू RF ऑफ ओरिजिनल स्केल अपॉन श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर, सॉरी श्रंकेज फैक्टर। तो ये है RF ऑफ श्रंक स्केल, क्योंकि कैलकुलेशन में RF काम करता है, तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ आएगा RF ऑफ श्रंक स्केल, श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रंकेज फैक्टर अपॉन RF ऑफ ओरिजिनल स्केल। ठीक है, इस तरह से। नाउ एरिया फाइंड आउट करना है, RF आपको पता लग गया है, तो यहां पर सिंपली अगर मेजर्ड एरिया पता है और करेक्ट एरिया फाइंड आउट करना है, तो करेक्ट एरिया इज इक्वल टू मेजर्ड एरिया अपॉन RF ऑफ श्रंक स्केल। और RF ऑफ श्रंक स्केल होता है यहां पर, अब एक्चुअली क्या है, ये एरिया है, तो एरिया में स्क्वायर यूज करेंगे, तो एरिया मेजर्ड एरिया अपॉन RF ऑफ श्रंक स्केल का स्क्वायर। तो RF ऑफ श्रंक स्केल का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर 1/SF एंड
स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट एरिया है वो श्रंकेज फैक्टर के स्क्वायर के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एस्टिमेटिंग द करेक्ट एरिया फॉर फ्रॉम ए मैप ऑफ श्रंक फैक्टर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, नहीं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एफ, बिल्कुल नहीं। इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफ एंड इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एफ। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उससे बस रिलेशन पूछ लिया है। नाउ which of the following leveling method is used to determine the difference of elevation of two points that are quite apart? काफ़ी दूर है तो उनके डिफरेंस ऑफ एलिवेशन जो है वो किस तरह से मेजर किया जाएगा। नाउ चैक लेवलिंग है वो लेवलिंग की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यूज की जाती है। फ्लाई लेवलिंग रफ एस्टिमेट के लिए कि भाई ग्राउंड का रफ एलिवेशन क्या है। रेसिप्रोकल लेवलिंग जो है कई बार क्या होता है कि दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और इस बीच में हम कोई इंटरमीडिएट साइट्स नहीं ले पाते हैं, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हमको यहाँ पर रेसिप्रोकल लेवलिंग करनी पड़ती है। और यही कहा गया है कि इस केस में भाई दो पॉइंट का एलिवेशन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा है और बीच में यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट साइट्स नहीं ली गई हैं, तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग का एक टाइप है तो जिसमें हम दो पॉइंट्स के बीच की लेवल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। चेक लेवलिंग एक्यूरेसी के लिए, फ्लाई लेवलिंग जो है रफली टेरेन का एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए, और रेसिप्रोकल लेवलिंग जब पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो उनके एलिवेशन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं। देखिए अभी उसके थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है और आई थिंक ये क्वेश्चन भी उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ए लेवल इज सेट ऑन ए स्टेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए and 800 meter from point B. The staff reading on the staff kept at point A and B are 1.5 meter and 1.95 meter respectively. Calculate the true difference in the elevation of point A and B. Now ये थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन है और किस तरह से देखो तो लेवल से क्वेश्चन, लेवलिंग में से अभी थोड़ी देर पहले एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा, फिर यहाँ से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लास्ट जो अभी सेकंड जो मॉर्निंग इवनिंग थी उसमें भी लेवलिंग की एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और उसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर कहा है कि ए लेवल इज सेट ऑन ए स्टेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ पर कोई स्टेशन लगा रखा है हमने और ये कहा गया है, अब ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है कि ये पॉइंट ए और बी के बीच में लगाया गया है, तो हम इसको कहीं भी मान सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टेशन ए को मान लिया है, रीडिंग जो है यहाँ पर आ रही है ए पर 1.55 और बी पर आ रही है 1.95, तो ज़्यादा आ रही है रीडिंग, ठीक है। और ये हो गया अपना 1.95। अब इनके बीच का एलिवेशन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसका रफली डायग्राम ड्रॉ करें तो ये इनके बीच का एलिवेशन डिफरेंस आएगा h, जो कि सिंपल कैलकुलेशन है। और अब हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिंपल 1.95 माइनस 1.55 इनका एलिवेशन डिफरेंस है। तो 0.40 इज द ट्रू डिफरेंस। अब हालांकि इसमें 500 मीटर और 800 मीटर डिस्टेंस है तो हमको यहाँ करेक्शंस भी अप्लाई करने चाहिए, करेक्शंस भी अप्लाई करने चाहिए कि करेक्शन से क्या इसमें कंसर्न होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये तो है 500 मीटर और ये है 800 मीटर। लेकिन मुझे आई थिंक कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो एसएससी ने पूछा है, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। तो अगर करेक्शन के लिए इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करें
तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन लेंदी हो जाए। जैसे मुझे करेक्शन अप्लाई करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जीरो कंबाइंड करेक्शन जो होगा वो होगा आपका 0.0673 डी स्क्वायर, वे डी इज इन किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस है स्टेशन के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर करेक्शन अप्लाई करें, माइनस में आएगा, ऑब्वियसली माइनस में करेक्शन आएगा। तो बेसिकली यहाँ करेक्शन जो हो जाएगा आपका स्टेशन ए पर जो अगर हम रीडिंग ले रहे हैं उसके लिए करेक्शन हो जाएगा माइनस ऑफ द 0.0673 और 0.5 का स्क्वायर। इसी तरीके से बी के लिए जो करेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 0.0673 इंटू 0.8 का स्क्वायर किलोमीटर में। और इनको यूज करके फिर इस पे हम अप्लाई करें, क्योंकि कंबाइंड करेक्शन है। अप्लाई करने के बाद में इनकी करेक्ट रीडिंग्स आएंगी और फिर डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा और इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पर अप्रोच नहीं होनी चाहिए एसएससी की। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा फिर 0.4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एस्टिमेट द बेस्ट वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क ऑफ एन इर्रेगुलर एम्बैंकमेंट। तो बेस्ट मेथड पूछा है और बेस्ट मेथड होता है आपका सिम्पसन 1/3 मेथड या सिम्पसन 1/3 रूल। ये देखिए जितने भी मेथड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मिड ऑर्डिनेट मेथड, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड, सिम्पसन 1/3 और ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। तो ट्रेपेजॉइडल फार्मूले के कई क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। इसी तरीके से सिम्पसन 1/3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस करके जाना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्जाम में आते भी हैं। तो इसलिए मेरी सलाह है कि आप इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ के जाएं। नाउ सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट्स। देखिए रेसिप्रोकल लेवलिंग की अब दोबारा थ्योरी पूछ ली गई है। तो लेवलिंग के एटलीस्ट एक शिफ्ट में यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो लेवलिंग देख सकते हो आप कितनी इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल 11 क्वेश्चन है दोनों शिफ्ट में। जो 22 जनवरी 2018 को जो पेपर हुआ है उसके मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में दोनों में मिला के 11 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल आज हमने जो डिस्कस किया है वो 22 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नाउ अब ये पूछा है रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट्स, कौन कौन सी एरर को वो एलिमिनेट्स कर देती है। तो इसमें कर्वेचर की वजह से, कर्वेचर, कॉलिमेशन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में एक अजम्पशन लिया जाता है कि भाई इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/7 ऑफ कर्वेचर ऑफ करेक्शन फॉर कर्वेचर। तो यहां पर हम जब करेक्शन अप्लाई करते हैं रिफ्रैक्शन के लिए तो 1/7 ऑफ सी लिखते हैं, ये एक अजम्पशन है। तो यहां पर रिफ्रैक्शन को जो है ये मेथड या ये लेवलिंग पार्शियली रिमूव करती है, बाकी कर्वेचर को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगी और कॉलिमेशन एरर को भी कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगी। तो कॉलिमेशन एरर बिल्कुल है साहब, कॉलिमेशन एरर, कर्वेचर, रिफ्रैक्शन बिल्कुल है। अभी तक हम इस ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं, बट और अगर क्लैरिफिकेशन देता है कि भाई पार्शियली रिमूव करता है रिफ्रैक्शन को तो वो भी एक करेक्ट हो जाएगा। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन तो ये तो ऑलमोस्ट इसी के बराबर है। कर्वेचर एरर फुली एंड रिफ्रैक्शन एरर पार्शियली। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या कंसर्न है कि ये कॉलिमेशन एरर को भी रिमूव करता है, तो हमको इसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर या मोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द एसएससी पेपर which was held in 2018 22 January. So thank you so much and keep watching this.